हेलो बच्चों, HLB डिजिटल क्लासेस में आप सभी का स्वागत करते हैं। सामाजिक विषय के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आए हैं जो 10 नंबर के आपके मैप में आने हैं, उन्हीं पे बात करनी है। और इस 7/3/2024 को जो आने वाला पेपर है उसमें महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। और आशा करते हैं कि ये मानचित्र के जो 10 नंबर हम बताएंगे मैप से भरने के लिए, ये 10 नंबर के आने ही आने हैं। तो आइए शुरू करते हैं। जैसे क्वेश्चन होगा, कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब हुई थी तथा किसने की थी। तो कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब व कहाँ हुई थी। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा 1885 में मुंबई में। कहाँ पे? मुंबई में। तो आपको भरना होगा, तो भरने वाला भरेंगे कहाँ पे? 1885 मुंबई। ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। फिर जैसे पूछा जाएगा कि वह अधिवेशन जिसमें गरम दल तथा नरम दल अलग हुए थे, तो होगा 1907 सूरत अधिवेशन। कहाँ पे भरना है? यहाँ पे भरेंगे 1907 सूरत। तो ये हो जाएगा कि वह अधिवेशन जिसमें गरम दल तथा नरम दल अलग हुए थे, वह कौन सा अधिवेशन है? तो वह हो जाएगा 1907 का सूरत अधिवेशन। फिर अगला क्वेश्चन है, जैसे पूछेगा कि वह अधिवेशन जिसमें गरम दल तथा नरम दल एक हो गए थे, तो वह अधिवेशन बताएंगे कि लखनऊ अधिवेशन। यहाँ पर लिख लेते हैं, लखनऊ अधिवेशन 1916। तो यहाँ पे भरेंगे यूपी में हुआ था। यूपी के कहाँ पे? लखनऊ में 1916 में, जिसमें गरम दल और नरम दल क्या हुए थे? एक हो गए थे। अर्थात मुस्लिम लीग का समझौता भी किस अधिवेशन में हुआ था? तो हुआ था 1916 में। तो ये हो गया। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वह अधिवेशन जिसमें
वह अधिवेशन जिसमें लाला लाजपत राय ने अध्यक्षता की थी, तो वह अधिवेशन था 1920। या क्वेश्चन ऐसे पूछ लेगा कि वह अधिवेशन बताइए जो कलकत्ता 1920 में सितंबर में हुआ था। सितंबर में हुआ था तो ये हो जाएगा सितंबर 1920 का कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो इसको भरेंगे कि सितंबर 1920 का कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो आपको बताना है कलकत्ता 1920 में। तो कलकत्ता भरना कहाँ पे है, यहाँ पे आपका आ जाएगा पश्चिम बंगाल, जो कलकत्ता है यहाँ पे 1920 कलकत्ता अधिवेशन 1920 में ये हुआ था। जैसे पूछ भी ले कि कलकत्ता अधिवेशन 1920 का सितंबर के अध्यक्ष कौन थे, तो अध्यक्ष हो जाएंगे लाला लाजपत राय इसके अध्यक्ष हो जाएंगे। फिर जैसे पूछ लेगा दिसंबर 1920 का कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो बताएंगे दिसंबर 1920 का जो कांग्रेस का अधिवेशन था वह हुआ था नागपुर महाराष्ट्र में। अगर अध्यक्ष की बात करेंगे तो इसके अध्यक्ष कौन थे कि दिसंबर 1920 के कांग्रेस अधिवेशन कहाँ होता था, नागपुर महाराष्ट्र में। अगर अध्यक्ष पूछ लेगा तो विजय राघवाचार्य इसके क्या थे, अध्यक्ष थे। तो नागपुर महाराष्ट्र में पड़ता है, तो भरना कहाँ पे है, यहाँ पर नागपुर और नागपुर महाराष्ट्र 1920। यहाँ पे आपको दर्शाना होगा कि 1920 का दिसंबर का अधिवेशन कहाँ हुआ था, वो हुआ था नागपुर महाराष्ट्र में। फिर जैसे पूछेगा वह अधिवेशन बताइए जिसमें भारत की प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष कौन थी, तो बताएंगे भारत की प्रथम भारतीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष कौन बनी थी, तो वो होगा 1925 का अधिवेशन कहाँ हुआ था, कानपुर में। कानपुर कहाँ पड़ता है, तो यूपी में। इसको दर्शाना कहाँ पे, तो यहाँ पे दर्शाएंगे यूपी
कानपुर 1925। अध्यक्ष कौन थी इसकी? सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू इसके अध्यक्ष थी। हो जाएगा 1925 का कि भारत की प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष कौन थी? तो वो थी हमारी सरोजनी नायडू जी। फिर जैसे पूछ लेगा, वह अधिवेशन जिसमें महात्मा गांधी ने अध्यक्षता की थी, तो वह कांग्रेस का अधिवेशन कौन सा था? तो बताएंगे, वह अधिवेशन जिसमें महात्मा गांधी ने कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, वह था 1924 बेलगांव कर्नाटक में क्या थे? ये अध्यक्ष बने थे। या और एक बात है कि महात्मा गांधी केवल कांग्रेस के एक बार ही अध्यक्ष बने थे, तो ये हो जाएगा बेलगांव कर्नाटक। तो भरना कहाँ पे है? जैसे ये गुजरात हो गया, यहाँ पे महाराष्ट्र हो गया, महाराष्ट्र के नीचे छोटा सा गोवा हो जाता है, गोवा के नीचे आता है आपका कर्नाटक। तो यहाँ पे आप दर्शाएंगे 1924 में बेलगांव कर्नाटक कि महात्मा गांधी जी कांग्रेस के कब अध्यक्ष बने थे? तो बने थे 1924 में। कहाँ हुआ था? बेलगांव कर्नाटक में। तो यहाँ पे आपको दर्शाना होगा। फिर गरम दल हो गया, नरम दल के हो गए। फिर जैसे पूछ लेता है कि भारत में कर्क रेखा पर पड़ने वाले राज्य कितने हैं? तो आपको पता होगा, यहाँ से जो हमारी कर्क रेखा गुजरती है, यहाँ से तो राज्य कौन कौन से हो जाएंगे? या क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि कर्क रेखा पर भारत के कितने राज्य पड़ते हैं? तो बताएंगे, भारत में कर्क रेखा पर पड़ने वाले राज्य कितने हैं? तो बताएंगे 8 हो जाएंगे कर्क रेखा पर पड़ने वाले राज्य कौन कौन से हो जाएंगे? तो पहला है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ये 7वां है त्रिपुरा,
त्रिपुरा, 8वां हो जाएगा मिजोरम। ये हमारे कर्क रेखा पर पड़ने वाले राज्य हैं, जो ये हमारी कर्क रेखा जाती है। यहाँ थोड़ा सा भाग राजस्थान का भी सीमा बनाती है और ये मध्य भारत से हो करके पूर्वी भारत में जा करके ये कर्क रेखा भारत को काटती है। 23.5 डिग्री इसका क्या होता है, मान होता है। ये हो गए गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ये कर्क रेखा पर पड़ने वाले भारत के क्या हो गए, 8 राज्य हो गए। फिर है जैसे फसलों से संबंधित भी मैप में भरने के लिए आ जाते हैं, तो फसलों के लिए जैसे पूछ लेगा कि बाजरा उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य कौन सा है, तो हो जाएगा आपका राजस्थान। क्या हो जाएगा, चलिए यहाँ से शुरू करते, बाजरा वाला छोड़ देंगे। वो कि रागी उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है, या ऐसे भी घुमा सकता है कि मोटे अनाजों में अग्रणी राज्य रागी के उत्पादन में कौन सा है, तो वो हो जाएगा आपका कर्नाटक। क्या हो जाएगा, कर्नाटक। कर्नाटक भरेंगे, यहाँ पर दर्शाएंगे, क्योंकि ये हो जाता है आपका गुजरात। गुजरात के नीचे महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के नीचे छोटा सा हो जाता है गोवा, गोवा के नीचे यहाँ पे हो जाता है कर्नाटक, और ये ऐसा इलाका करेले जैसा होता है केरल। तो हमको भरना क्या था कि रागी उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है, वो हो जाएगा कर्नाटक। फिर जैसे पूछ लेता है कि गेहूं उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य कौन सा है, तो भारत का अग्रणी राज्य है यूपी। क्षेत्रफल में क्या है, यूपी। भारत में गेहूं उत्पादन में अग्रणी राज्य है। फिर जैसे पूछ लेगा कि चाय उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है, तो यहाँ पे चाय के उत्पादन में कौन सा आएगा, असम। चाय उत्पादन में अग्रणी राज्य, ये आपका असम हो जाता है। दर्शाना है मेघालय, असम। तो ये चाय उत्पादन में अग्रणी राज्य भारत का हो गया, चाय उत्पादन में असम। फिर है कि कॉफ़ी उत्पादन में अग्रणी राज्य क्या कौन सा हो जाएगा, तो वह भी हो जाएगा कर्नाटक। कॉफ़ी, कर्नाटक, ये कर्नाटक हो जाएगा। फिर जैसे है पूछ लेगा मूंगफली में अग्रणी राज्य कौन सा है, कि मूंगफली सबसे ज़्यादा कहाँ बोई जाती है भारत में, तो ये हो जाएगी गुजरात में। मूंगफली गुजरात में, इसको दर्शा देंगे, गुजरात में बोई जाती है सबसे ज़्यादा। चावल उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य पूछ ले, तो वो हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल। यहाँ पे दर्शाना है पश्चिम बंगाल। ये आपके हो गए काहे के चावल में अग्रणी राज्य है। चावल का अग्रणी राज्य हो गया कि यहाँ पर चावल सबसे ज़्यादा उगाया जाता है। फिर चलते हैं, फिर कभी कभी मानचित्र में देता है कि भारत में परमाणु ऊर्जा से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ लेता है। जैसे कि तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र, आणविक ऊर्जा केंद्र कहाँ है, तो तारापुर कहाँ पे है, तारापुर हो जाएगा आपका,
तारापुर, तारापुर महाराष्ट्र। तारापुर कहाँ पर पड़ता है? महाराष्ट्र में। कायगा की बात कर लें, कायगा परमाणु ऊर्जा केंद्र, कायगा हो जाएगा कर्नाटक, कर्नाटक। फिर तूतीकोरिन परमाणु ऊर्जा केंद्र वो हो जाता है तमिलनाडु, तमिलनाडु में तूतीकोरिन परमाणु ऊर्जा केंद्र तूतीकोरिन हो जाएगा। फिर है बंदरगाहों से टॉपिक डाल दे, एक आध क्वेश्चन देखने को मिल जाए। तो कांदला बंदरगाह कहाँ है? तो कांदला हो जाएगा, कांदला बंदरगाह गुजरात। ये हो गया आपका कांदला। फिर अगला है नहावा सावा, तो आपका आ जाता है नहावा सावा महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र का ये हो जाएगा आपका बंदरगाह। फिर जैसे कोच्चि का पूछ लेगा, कोच्चि, तो कोच्चि कहाँ का है? केरल। ये केरल का बंदरगाह है, बंदरगाह है ये कोच्चि केरल का, नावासा महाराष्ट्र का। हल्दिया बंदरगाह पूछ ले, जैसे हल्दिया, हल्दिया बंदरगाह, तो ये हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में हल्दिया बंदरगाह है। विशाखापत्तनम की बात करें, पूछ ले क्वेश्चन में मैप में कि भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? तो हो जाएगा आंध्र प्रदेश का, यहाँ पर आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम बंदरगाह, विशाखापट्टनम बंदरगाह आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। ये भारत का क्या है? सबसे गहरा बंदरगाह है। बंदरगाहों से हो गया। फिर कभी कभी पूछ ले अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों से भी पूछ लेता है। जैसे पूछेगा उत्तर भारत का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो आपको बताना है, आपको दिल्ली में दर्शा देना है। किस जगह पे? केंद्र शासित प्रदेश अपना दिल्ली है, दिल्ली, दिल्ली, दिल्ली में भरना है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आपको दर्शा देना है। फिर कभी कभी आपसे पूछ लेता है कि पश्चिम से पूर्वी रास्ते का गलियारे का नाम दे देता है। उत्तर पश्चिम का गलियारा कहाँ से कहाँ तक विस्तृत होता है? तो आपको कैसे दर्शाना है? मान लेते ये यहाँ पे असम हो जाता है। असम से तिलचर पोरबंदर यहाँ तक जो हमारा गलियारा है, गलियारा पश्चिम से पूरब का
गलियारा, ये गलियारा हो जाएगा, जो कहाँ से कहाँ, असम से पोरबंदर, पोरबंदर अर्थात गुजरात के बीच में रास्ता, ये पूरब पश्चिम से पूरब या पूरब से पश्चिम गलियारा हो जाएगा। फिर कभी कभी पूछ लेता है कि भारत में हिमालयन यव कहाँ पाए जाते हैं, किसी एक राज्य को दर्शाना होता है, तो आप यहाँ पर हिमालयन यव जो हैं हिमाचल प्रदेश हो जाता है, यहाँ पे दर्शा देंगे हिमालयन यव कहाँ पाए जाते हैं, हिमाचल प्रदेश दर्शा सकते हैं, या जम्मू कश्मीर में भी दिखा सकते हैं, असम में भी दिखा सकते हैं, अरुणाचल प्रदेश में भी दिखा सकते हैं, अरुणाचल प्रदेश। तो किसी एक राज्य में दर्शाना होता है कि हिमालयन यव को दर्शाइए किसी एक राज्य को, तो कोई भी इसमें से दर्शा सकते हैं, चाहे आप जम्मू कश्मीर दर्शाएं या हिमाचल प्रदेश दर्शाएं या असम दर्शाएं या अरुणाचल प्रदेश या सिक्किम भी दर्शा सकते हैं, ये भी पहाड़ी क्षेत्र है। फिर जैसे पूछ लेगा कि भारत में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ पे होता है, तो आपका सूर्योदय जो सबसे पहले होता है वो होता है अरुणाचल प्रदेश में, इसमें सूर्योदय सबसे पहले होता है। तो अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले क्या होता है, सूर्योदय होता है। फिर है पूछेगा कभी कभी बांधों से रिलेटेड पूछ लेता है, तो बांध जैसे हैं राणा प्रताप महासागर बांध किस राज्य में है या कहाँ पे बना है और किस नदी पर बना है, तो आपको दर्शाना होगा। तो राणा प्रताप बांध, ये है चंबल नदी पर, यहाँ पर दर्शाना है। कहाँ बना हुआ है, राणा प्रताप महासागर बांध चंबल नदी राजस्थान में। फिर है टिहरी बांध, तो टिहरी बांध कहाँ है, उत्तराखंड में, यहाँ हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश के जस्ट नीचे आता है आपका यूके उत्तराखंड, तो यहाँ पे दर्शाएंगे टिहरी बांध उत्तराखंड। फिर है पूछ लेगा मैप से बनने के लिए कि वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तो वो कहाँ हुआ था, वो हुआ था, प्रश्न होगा वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तो कहाँ हुआ था, अमृतसर पंजाब।
कहाँ हुआ था? अमृतसर, पंजाब बताएंगे। भरने के लिए आएगा तो भरेंगे कहाँ पर? ये आपका जम्मू कश्मीर हो गया, इधर आपका पोर्शन लद्दाख हो गया, फिर जम्मू कश्मीर और लद्दाख के नीचे है पंजाब। पंजाब दर्शा देंगे, यहाँ से ढाका इसका पंजाब का हो जाता है। यहाँ भरेंगे वह स्थान जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। किस सन में हुआ? सन भी पूछ सकता है। 13 अप्रैल 1919 में पंजाब में। स्थान का नाम है अमृतसर। अमृतसर में क्या हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो इस जगह पे आपको क्या करना है? दर्शाना होगा। अगर पूछ लेता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड में गोलियां किसने चलवाई थी, तो गोलियां किसने चलवाई थी? वो थे हमारे जनरल डायर। जनरल डायर जो थे वो जलियांवाले बाग हत्याकांड में गोलियां चलवाई थी, जिसमें हजारों की संख्या में लोग क्या हो गए थे? घायल हो गए थे, और 300 से अधिक क्या हो गए थे? मर गए थे। फिर पूछ लेता है मैप में भरने के लिए कि वह स्वर्ण मंदिर, भारत में स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? तो वह भी आपका स्थित है अमृतसर पंजाब में। अमृतसर पंजाब में स्वर्ण मंदिर, ये भी पूछा जा सकता है। फिर जैसे पूछ ले महात्मा गांधी ने भारत में सबसे पहला सत्याग्रह कहाँ किया था? तो आपको बताना है 1917 बिहार, चंपारण। स्थान का नाम हो जाएगा चंपारण। 1917 में महात्मा गांधी ने पहला सत्याग्रह किया था, 1917 में चंपारण बिहार में। फिर पूछा जा सकता है मैप में कि वह अधिवेशन जहां सूती मिल श्रमिकों ने हड़ताल की थी, तो वह हड़ताल कहाँ हुई थी? वह हुई थी अहमदाबाद में। अहमदाबाद कहाँ है? गुजरात में। अहमदाबाद गुजरात में। सन पूछ लेगा किस सन में? 1918 में सूती मिल हड़ताल हुई थी। फिर पूछा जा सकता है, ये चंपारण हो गया, ये अहमदाबाद हो गया। फिर पूछा जा सकता है कि भारत में सबसे ज़्यादा साक्षरता दर किस राज्य में पाई जाती है? तो दर्शाने के लिए जैसे मैप में आ जाएगा, तो सबसे साक्षर राज्य, सबसे साक्षर राज्य कौन सा है? तो आपको बताना होगा यहाँ पर केरल में सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य, सबसे पढ़े लिखे लोग कहाँ मिलते हैं? वह है आपका केरल में। फिर है मैप से रिलेटेड लगभग हो गए क्वेश्चन जो इसी से आने हैं। चलते हैं जो कुछ थ्योरी में आने वाले हैं, उन टॉपिकों पर भी बात कर लेते हैं।
जो जो आपको पढ़ लें, ये परीक्षा में 99% आने की संभावना है। तो आइए, जैसे पहला टॉपिक हो जाएगा उपभोक्ता संरक्षण से आना ही है क्वेश्चन। वो क्वेश्चन हो सकता है उपभोक्ताओं का शोषण कैसे किया जाता है, कोई उदाहरण दीजिए, या उपभोक्ताओं को शोषण से बचाने के लिए कौन कौन से उपाय हैं। तो इन दो टॉपिकों को क्या करना है, पढ़ के अच्छे से आना है। और उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम कब आया उसके बारे में पढ़ लेना। तो 1986 में बना था, जिसको कोपरा अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। फिर दूसरा टॉपिक हो जाएगा, आपको पढ़ के आना है सूचियाँ कौन कौन सी, समवर्ती सूची, दूसरा है संघ सूची, तीसरा राज्य सूची। इन तीनों के क्या करना है, एग्जाम्पल पढ़ लेना है कि समवर्ती सूची में कौन सा उदाहरण आएगा, संघ सूची में कौन आएगा, राज्य सूची में कौन आएगा। इसमें से 99% एक ना एक क्वेश्चन मिलना ही मिलना है। तो पढ़ लेंगे अच्छे से। फिर दूसरा टॉपिक हो जाएगा क्षेत्रक वाले चैप्टर से। क्षेत्रक में जैसे प्राथमिक क्षेत्रक, दूसरा है द्वितीयक क्षेत्रक, तीसरा है सेवा क्षेत्रक या तृतीयक क्षेत्रक। इनके तीनों के एग्जाम्पल याद कर लेना है कि प्राथमिक क्षेत्र में क्या आएगा, द्वितीयक क्षेत्र में क्या आएगा, और सेवा क्षेत्रक या अर्थात तृतीयक क्षेत्रक में कौन से उदाहरण दिए जाएंगे। जैसे यहाँ पर तृतीयक क्षेत्रक में डॉक्टर हो गया, वकील हो गए, जो सेवा प्रदान करते हैं वो हो जाएंगे हमारे तृतीयक क्षेत्र के। द्वितीयक क्षेत्र में औद्योगिक धंधे जो होते हैं, औद्योगिक धंधे या विनिर्माण से रिलेटेड जितने भी हम प्रोडक्ट बनाते हैं, प्राथमिक क्षेत्र से लेकर के द्वितीयक क्षेत्र में आ जाते हैं। तो उनका प्रोडक्शन क्या करते हैं, हम उनमें परिवर्तन करके क्वालिटी को बढ़ा देते हैं, वो आते हैं आपके द्वितीयक क्षेत्र में। प्राथमिक उत्खनन हो गया, कृषि हो गया, ये आपके प्राथमिक क्षेत्रक हैं। इनके उदाहरण याद कर लेना है अच्छे से। फिर राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची में इनको भी याद कर लेना है। जैसे समवर्ती सूची में आपका एक एग्जाम्पल है, याद कर लेना, शिक्षा। संघ सूची का है रक्षा। पुलिस दे दे तो पुलिस हो जाएगा आपका राज्य सूची का, ये टॉपिक हो जाएगा। फिर अगला टॉपिक हो जाएगा जो आपको पढ़ के आना अच्छे से, कि संगठित और असंगठित क्षेत्रक से आप क्या समझते हैं या
इसमें अंतर अच्छे से तैयार कर लेना है, क्योंकि इसी टॉपिक से भी क्वेश्चन आना ही आना है। फिर है फर्स्ट चैप्टर आपका इतिहास का, जिसमें इटली के एकीकरण में योगदान का वर्णन कीजिए। किसका योगदान था इटली के एकीकरण में? इस क्वेश्चन को अच्छे से रिवीजन करके आना है, याद कर लेना है। फिर दूसरा है जर्मनी की एकीकरण की प्रक्रिया में कर लेंगे इसको, प्रक्रिया में योगदान का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा, तैयार कर लेना है अच्छे से। फिर जैसे हो जाएगा इतिहास का दूसरा चैप्टर है भारत में राष्ट्रवाद का उदय, उससे आ जाएगा असहयोग खिलाफत आंदोलन के बारे में आप क्या जानते हो? अर्थात असहयोग खिलाफत आंदोलन के बारे में भी पढ़ के आना है। फिर है रॉलेट एक्ट क्या था, ये तैयार कर लेना है। फिर जैसे है पूना पैक्ट पर किन दो नेताओं के हस्ताक्षर हुए थे? अर्थात जो 1932 में पूना पैक्ट हुआ था, महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच में दस्तखत हुए थे, इसके बारे में पढ़ लेना है। ये आने ही आने हैं। फिर जैसे है अगला टॉपिक भूगोल में आ जाएंगे धात्विक और अधात्विक खनिज कौन कौन से हैं, या आप क्या समझते हैं धात्विक और अधात्विक खनिज से, इसको पढ़ के आना है। फिर दूसरा आ जाएगा इसी से लौह और अलौह खनिज किसे कहते हैं। इस टॉपिक से भी आएंगे क्वेश्चन, तो इसको पढ़ लीजिएगा। फिर है आपको पढ़ के आना है लौह उत्पादक के तो क्षेत्र पर आना है कि कौन से क्षेत्र में कोयला पाया जाता है। जैसे झारखंड में पाया जाता है तो उसके बारे में पढ़ने लेना है कि लौह उत्पादक के 2 क्षेत्र बताइए, किस क्षेत्र में पाया जाता है। दूसरा हो जाएगा जैसे टॉपिक कोयला उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है,
इसके बारे में पढ़ के आना है। कोयला के प्रकार कितने होते हैं, कौन सा कोयला फर्स्ट क्वालिटी का है, कौन सा सेकंड, किस में ज़्यादा सबसे कार्बन पाया जाता, किस लोहे में, इसको पढ़ लेना है अच्छे से। फिर जैसे बात करेंगे नागरिक शास्त्र में, तो नागरिक शास्त्र में मौलिक अधिकारों से रिलेटेड कि मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए, कहाँ से लिए गए, अमेरिका हो जाएगा, अमेरिका याद रखेंगे। मौलिक कर्तव्य की बात करें, मौलिक कर्तव्य ये रूस से लिए गए। मौलिक अधिकार हैं कितने पूछ ले क्वेश्चन में, तो कितने बताएंगे, 6 मौलिक अधिकार हैं। कर्तव्य कितने हैं, कर्तव्य हमारे हो जाएंगे 11, जो रूस से लिए गए। मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए, अमेरिका से। फिर है तीसरे पे आ जाएंगे कि नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं, तो आप बता देंगे आयरलैंड। फिर चलते हैं और आपको टॉपिक पढ़ के आना है, वो टॉपिक हो जाएंगे आपके मृदा अपरदन से आप क्या समझते हैं, इसके कारण बताइए तथा निवारण के उपाय बताइए। 99% आएगा ही आएगा इसमें से एक क्वेश्चन, तो अच्छे से इस टॉपिक को पढ़ लेना है आज ही। फिर जैसे हो जाएगा नदियों से रिलेटेड, नदियों से संबंधित एक आध क्वेश्चन डाल सकता है, तो नदियों के बारे में पढ़ लेना है। वो नदियाँ कौन से हो जाएंगे, हिमालयी नदियाँ, दूसरी हो जाएंगी हिमालयी नदियाँ हो जाएंगी जो सदा हमेशा पानी रहता है। कुछ होती हैं जो कुछ बारिश जैसे समाप्त हो जाती है तो क्या होता है, वो सूख जाती हैं। तो नदियों के बारे में भी अच्छे से पढ़ के आना है आपको। और अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका, पढ़ लेना है, कृषि से संबंधित टॉपिक है आपका, जैसे गेहूँ, चावल, गन्ना, इन तीनों फसलों के बारे में अच्छे से पढ़ के आना है कि कैसी जलवायु चाहिए, जलवायु कितना तापमान चाहिए, ये अच्छे से पढ़ के आना है। फिर है भारत में मिट्टियों के प्रकार। तो भारत में 8 प्रकार की जैसे मिट्टियाँ पाई जाती हैं, तो उन मिट्टियों के बारे में पढ़ लेना है। जैसे जलोढ़ हो जाएगी, जलोढ़ हो गई,
प्रवृत्ति हो गई, प्रवृत्ति हो गई, मरुस्थलीय हो गई। अर्थात आपको मृदा वाले चैप्टर में जाकर के इन मिट्टियों के बारे में पढ़ लेना है। किसी न किसी एक मिट्टी के बारे में आना ही आना है, चाहे वो एक है बहुत महत्वपूर्ण मिट्टी काली मिट्टी, इसके बारे में पढ़ लेना है। इसी का नाम क्या है दूसरा, रेगुर जिस मिट्टी को बोलते हैं, इसे ही जुती हुई मिट्टी बोलते हैं। तो वह कौन सी मिट्टी, काली मिट्टी। काली मिट्टी में सबसे ज़्यादा अच्छी फसल कौन सी होती है, वो होती है कपास की। तीन टॉपिकों को अच्छे से आपको याद कर लेना है, इसमें से आने ही आने हैं क्वेश्चन। फिर जैसे है मिट्टियाँ हो गई, नदियाँ हो गई, बंदरगाह हो गए, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हो गए, रेलवे टर्मिनल स्टेशन के बारे में पूछ लेता है तो वो मैप में एक आध नंबर का आ जाएगा कि पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, दक्षिण पूरब। ये टर्मिनल स्टेशन कहाँ स्थित है इसको देख लेना है एक बार मैप में, कहाँ पे किसको दर्शाना है। बाकी मैंने राज्य को दर्शा ही दिया है। और कभी कभी राजधानियों से संबंधित भी क्वेश्चन पूछ लेता है और राज्यों से संबंधित भी कि भारत में कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो हमारे भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। सबसे बड़ा सबसे छोटा पूछ लेगा तो भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल में, वो होगा राजस्थान। छोटा गोवा हो जाएगा। फिर है केंद्र शासित प्रदेश में सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना लद्दाख। छोटा कौन सा हो जाएगा, लक्षद्वीप। तो इनको अच्छे से, ये लक्षद्वीप है, इसको अच्छे से पढ़ लेना है और याद कर लेना है। तो आशा करते हैं जो हमने आज बताया है इन टॉपिकों को अच्छे से क्लियर कर लेना है, इनसे प्रश्न आने ही आने हैं। और इसी के साथ मैं अपना सेक्शन समाप्त करता हूँ।